अगेन वेलकम बेटे। जैसा कि 20 अगस्त को अपना टेस्ट है, बेसिकली इट इज द रिवीजन फॉर दैट particular टेस्ट एंड टुडे as you know we have given the chapter 3 mineral and power resources for your MCQ based test, ठीक है ना। और आज इसी का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और हम पूरा ही रिवीजन कर लेंगे तो कुछ बचने ही वाला नहीं है, जो भी कुछ आएगा इस चैप्टर से तो आना है, तो नथिंग टू वरी। आज हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ कर लीजिए और कुछ सेल्फ स्टडी कीजिए। बस यू विल विन डेफिनेटली थ्रू मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आज आपका चैप्टर है। सबसे पहले इसी में हम जानते हैं कि मिनरल किसे कहते हैं। सिंपल है, मिनरल किसे कहता है? मिनरल किसे कहता है? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। एक मिनरल क्या है? दिस इज ए नेचुरल ऑकरिंग, इंसान नहीं बनाता उसको, प्राकृतिक रूप से ये अपने धरती के अंदर मिलता है, ठीक है ना। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और इसके केमिकल कंपोजिशन भी डेफिनेट है, हमने कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए, वो पहले से जो बना हुआ है उसका केमिकल कंपोजिशन एक डेफिनेट है। और इसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसके? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मिनरल की क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? भाई कलर हो गया, इसका डेंसिटी है, ठीक है ना। कलर हो गया, डेंसिटी हो गया और हार्डनेस है, यही तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी मिनरल की? डोंट फॉरगेट, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी, के सॉल्युबल है या नहीं है। तो ये तो मिनरल का डेफिनेशन हो गया। और जैसा कि आप जानते हो देयर आर टू टाइप ऑफ मिनरल, ठीक है ना। एक मेटालिक मिनरल्स, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। अब मेटालिक मिनरल्स कौन से हो गए बेटा? जिसके अंदर कंटेंट्स हो मेटल्स का कंटेंट, मेटल मीन्स जिसके अंदर आयरन का कंटेंट हो गया, ठीक है ना। अब हम मेटल्स को भी दो में बांटेंगे, एक तो जिसमें फेरस का कंटेंट हो, ठीक है ना, कंटेंट हो, और एक जिसमें फेरस ना हो। फेरस मीन्स आयरन, सिंपली कुछ नहीं है, आयरन है। जिसमें मेटल को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं बेटा, एक तो फेरस, राइट, और एक नॉन फेरस, राइट। तो फेरस दैट हैज द कंटेंट्स ऑफ आयरन, नॉन फेरस जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं है। अब आयरन किसमें होगा? आयरन और में तो आयरन होना नहीं है, होना ही है। मैग्नीज के अंदर होगा, क्रोमाइट के अंदर होगा, ये सभी में आयरन होगा। आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, ऑल दिस आर हैविंग द आयरन, व्हाट इज द डाउट? क्लियर। अब नॉन फेरस कौन से हो गए बेटा मिनरल्स? जिसके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं है। द मिनरल्स दोज डू नॉट हैव द कंटेंट ऑफ आयरन, वही तो सारे के सारे आएंगे। कौन कौन से होंगे भाई? गोल्ड है, गोल्ड में आयरन होता है क्या? सिल्वर में भी नहीं है, कॉपर में भी नहीं है, लीड में भी नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे? नॉन फेरस। तो मेटल्स को आप दो तरह से बांट सकते हो, ठीक है ना। एक तो जिसमें फेरस का कंटेंट्स है, एक दूसरा जिसमें फेरस नहीं है, लोहा नहीं है। क्लियर। अब मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटल एकदम तैयार नहीं मिलता है हमको। मेटेलिक मिनरल्स जब हम नेचुरली वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, तो हमको तैयार क्या मिल जाता है? क्या? आयरन। कोई भी मेटल हमको तैयार नहीं मिलता है, उसको आके हम इसको इंडस्ट्रीज के अंदर उनको तैयार करते हैं। तो रॉ फॉर्म में मिलते हैं। मेटल की पहचान क्या है? हार्डनेस है, और मेटल्स के अंदर से हीट और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है ना। मेटल मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स, वो भी किस फॉर्म में? रॉ फॉर्म में मिलने वाला है। और मिनरल्स भी हार्ड सब्सटेंस होता है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। मेटल्स के अंदर से कोई भी मेटल ले लो, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, राइट।
तो दिस इज वी केम टू नो अबाउट द मिनरल्स। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स की, पहले तो मेटालिक मिनरल्स कर लिया, नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से हुए? डू नॉट कंटेन मेटल्स। द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन द मेटल्स आर द नॉन मेटालिक मिनरल्स। कौन कौन सा हुआ? लाइमस्टोन, माइका, मीका बोलो आप, एंड जिप्सम। ठीक है ना? ये सारे के सारे हो गए नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मिनरल फ्यूल में क्या आएगा आपका? जैसे भी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के साथ के जो दूसरे प्रोडक्ट, जैसे वो सारे के सारे मिनरल फ्यूल में आ जाएगा। इवन कोल भी मिनरल फ्यूल में आएगा। ठीक है ना? पेट्रोलियम और कोल भी मिनरल्स हैं बेटा, ये ध्यान रखना। अब मिनरल्स के बाद में आप हम करने वाले हैं माइनिंग के बारे में। माइनिंग है क्या? व्हाट इज द माइनिंग? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक। हम जब रॉक से मिनरल्स को बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, यही तो है माइनिंग। बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। ये कहां पे मिनरल छुपे होते हैं? अंडर द अर्थ सरफेस। अब माइनिंग के भी अलग अलग तरीके हैं बेटा, ठीक है ना? माइनिंग के भी अलग तरीके हैं। देखो, जो एकदम ऊपर अर्थ सरफेस के एकदम बिलो द अर्थ सरफेस है, तो उसको निकालने के लिए क्या? ओपन कास्ट माइनिंग से हो जाएगा। ठीक है ना? मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ, ठीक है ना, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। हम सरफेस लेयर को, ऊपर वाली को ही रिमूव करेंगे, यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स। तो ये तो हो गया आपका ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है ना? जब आप शैलो डेप्थ में करते हैं, ज्यादा गहराई में ना जाते हो, ठीक है ना, तो दैट इज योर ओपन कास्ट माइनिंग। साफ्ट क्या है? साफ्ट माइनिंग क्या होगा? जब आप डीप बोरवेल करते हो, ठीक है ना, डीप बोर करते हो टू रिच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट द ग्रेट डेप्थ। यानी कि सॉफ्ट माइनिंग जब ग्रेट डेप्थ में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोरिंग करते हो, दैट इज योर सॉफ्ट माइनिंग, राइट? क्वेरिंग क्या है? व्हाट इज द क्वेरिंग? मिनरल्स दैट लाई नियर टू द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल नजदीक में सिंपली डग आउट करते, थोड़ा सा खुदाई किया, मिल गया, तो दैट इज योर क्वेरिंग। ठीक है ना? ड्रिलिंग, भाई जितना भी पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसको निकालने के लिए व्हाट यू डू? यू ड्रिल द डीप वेल्स। ठीक है ना? डीप वेल बोर टू टेक आउट पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। तो ये तो आपका हो गया, मिनरल्स के बारे में आपने जान लिया, और माइनिंग के बारे में भी आप जान पाओ। अब इससे आगे कर लेते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट अदर थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो अब हम ले लेते हैं बेटा इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कहां कहां पर मिनरल्स किस कौन कौन सी रॉक में मिलता है। अब ना देखो, आपका पेज नंबर 24 पे अगर आप देखेंगे, तो मैं बात करूं तो मेटालिक मिनरल्स, डोंट फॉरगेट, मेटालिक मिनरल्स कहां पे मिलता है? ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। ठीक है ना? याद रखोगे, मेटालिक मिनरल्स इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। और हम बात कर लेते हैं इसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको लाइमस्टोन मिलने वाला है, और लाइमस्टोन वैसे ज्यादातर कहां पे होगा? कैस्कस रीजन ऑफ फ्रांस। मैग्नीज डिपॉजिट्स कहां पे मिलेंगे? जॉर्जिया के अंदर है, यूक्रेन में है। और इसके बाद में एशिया के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यूरोप के अंदर आप बात करो, यूरोप पेज नंबर 25 पे, यूरोप इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन। यूरोप के अंदर आयरन काफी प्रोड्यूस होता है भाई। कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और आर रशिया, यूक्रेन। यूक्रेन वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ रशिया इटसेल्फ। ठीक है ना? ठीक है, तो रशिया के अंदर हो गया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट जैसे कि कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड द यूरोपियन रशिया, राइट? रशिया के भी दो पार्ट है ना, एक तो यूरोपियन रशिया और एशिया का रशिया। ठीक है, देख लेना, पता लग जाएगा आपको अगर पढ़ेंगे तो। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका को हमने 3 जोन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका, जहां पे अमेरिका और कनाडा है,
ठीक है ना। एक तो कैनेडियन रीजन ऑफ द ग्रेट लेक्स, ठीक है ना, कैनेडियन रीजन जहां पे ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं अपलेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट। यहां पर आप गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर और इस कैनेडियन शील्ड रीजन में एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। कोल इन अपलेशियन रीजन, कोल अपलेशियन रीजन के अंदर मिलता है। तो दैट इज क्लियर आई होप टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अब इसके बाद में फिर देखो, ये पूरा चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में आपके लाइफ के लिए भी, बाकी आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील की बात करें तो अगर दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, ये याद रखने वाली बात है बेटा। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील में हाई ग्रेड यानी कि अच्छी क्वालिटी का आयरन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यहीं पर मिलता है। फिर चाहे चिली की बात करें, चाइल बोले या उसे, पेरू, वो भी दोनों के दोनों साउथ अमेरिका के कंट्री। आप देखेंगे तो जैसे अपना केरला है ना इंडिया के अंदर, ऐसे ही आप चिली को देख पाएंगे, पेरू भी इसी तरह होगा। तो यहाँ पर कॉपर भी मिलने वाला है, ठीक है ना। चिली और पेरू के अंदर कॉपर मिलता है। ब्राजील और बोलिविया is the world largest producer of tin. South America also has large deposit of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, मिका वगैरह, ठीक है ना। तो इसके अफ्रीका के अंदर ये नहीं भूल सकते हम, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। सबसे ज्यादा डायमंड्स कहाँ पे होता है? अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर। गोल्ड, प्लेटिनम ये साउथ अफ्रीका में मिलता है। जिम्बाब्वे में जायरे प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, ठीक है ना। ऐसे ही अफ्रीका के अंदर, जायरे के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड मिलता है। या पूरे कंटिनेंट की बात करें तो अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा डायमंड की बात कर सकते हो, गोल्ड और प्लेटिनम। और अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर हम बात करें तो जायरे है, जहां पर लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड का, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जहां भी गोल्ड मिलता है तो सबसे ज्यादा जायरे के अंदर मिलता है, राइट। अफ्रीका के अंदर बॉक्साइट होता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉक्साइट काफी मिलता है। तो इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड भी यहाँ पे है, डायमंड है, आयरन है। तो इसका आप एक बार रिवीजन करके देख लेना। फिर मिनरल ऑफ के यूजेस भी देख लेना कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स। देखो कॉपर है, आप बात करें तो इसके यूजेस की बात करें तो क्वाइन से लेके पाइप तक, सिलिकॉन आपको पता ही है कंप्यूटर के अंदर काफी यूज होता है, ठीक है ना। और क्वार्ट्ज, एल्युमिनियम, ये सब बॉक्साइट से ही बनते हैं, एल्युमिनियम वगैरह। और ऑटोमोबाइल बॉक्साइट कहाँ पर यूज होता है? ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स के अंदर बॉक्साइट का यूज होता है। एल्युमिनियम का यूज वहीं पर होता है क्योंकि एल्युमिनियम एक लाइट एलिमेंट है, कह सकते हो। बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स और इवन किचन कुकवेयर्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के को कंजर्व करने के, इसको सेफ रखने की क्या जरूरत है? क्यों रखने की जरूरत है? बिकॉज इट इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी मिनरल्स है, दीज आर दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिलियंस ऑफ साल लगते हैं, तो इसका मतलब तो बेटा इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इट विल बी कंसिडर्ड एट नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इसकी पूर्ति इतने जल्दी हो नहीं सकती है। जितना ज्यादा हम यूजेस कर रहे हैं, इतने जल्दी, इतने स्पीड से नहीं होती है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स, ठीक है ना। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो मिनरल्स का हम जब माइनिंग करते हैं ना, तो इसमें वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए तब तो। और रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। आप रिसाइकिल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो यूज। मिनरल्स को बचाने के तीन ही तरीके हैं, रिसाइकलिंग, रीयूज, रिड्यूस, ठीक है ना। फिर पावर रिसोर्सेज, पावर के बारे में आप बात कर सकते हो। एक तो कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज हो गए। कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हो गए? दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप जिनको लॉन्ग टाइम से यूज करते रहे हो। क्या हो गया इसमें? जैसे लाइक
आपके फायर वुड है, ठीक है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जिनकी पूर्ति दोबारा से होने, जिनका रिप्लेसमेंट, जिनकी पूर्ति होने में टेक मिलियंस ऑफ ईयर, दिस विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो कोल हो गया आपका, दिस इज आल्सो दी कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से ले रहे हैं तो उसको थर्मल पावर बोला जाता है, डोंट फॉरगेट दिस। इलेक्ट्रिसिटी, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, ठीक है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम का कहां पर मिलता है। ज्यादातर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कहां पे होता है, ऑफ शोर, समुद्र के किनारे के पास में, जो समुद्र का छिछला इलाका है, जो ज्यादा डेप्थ नहीं है ना समुद्र, वहां पे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं कोस्टल एरिया में, ठीक है ना। और इसके बाद में इसको रिफाइनरी बोलते हैं, भेजते हैं। और पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स, यानी कि पेट्रोलियम के जो दूसरे अदर प्रोडक्ट है, इनको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी हम जानते हैं। नेचुरल गैस कहां पे मिलती है, ये पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही नेचुरल गैस मिलती है बेटा, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। और भारत के अंदर अगर चलो विश्व की बात कर लेते हैं, अगर वर्ल्ड के अंदर बात करें तो रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस ज्यादा होती है, रसिया हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके, नीदरलैंड्स, यहाँ पर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन काफी होता है। अगर इंडिया की बात करें तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर है, अभी यहाँ पे प्रोडक्शन की स्टेज पे है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, यहाँ पे जहाँ पे कृष्णा और गोदावरी जो रिवर है, जहाँ पे आके ये आप कहें कि समुद्र को ज्वाइन करते हैं, तो उस एरिया में मिलता है। त्रिपुरा और ऑफशोर, मुंबई के तो ऑफशोर में मिलता ही है पेट्रोलियम, आप तो जानते हो, मुंबई हाई का नाम सुना ही होगा आपने। नेचुरल गैस रिसोर्सेज के यही मेन शाप है आपके। और फिर कॉन्वेंशनल, नॉन कॉन्वेंशनल की बात करो, अभी तो आपने कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, वो सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, दैट इज कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हो गए, जो खत्म नहीं होते कभी। तो हमें क्या करना होगा, हमको कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना होगा, ताकि जैसे क्या क्या होंगे, नीड टू यूजिंग नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्स एज ए सोर्स, जैसे कि सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी कभी खत्म हो सकती है क्या, तो रिन्यू होती रहती है बेटा ये, ठीक है ना। सोलर एनर्जी टैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स, ठीक है। सोलर एनर्जी को आप सोलर सेल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने सोलर पैनल तो लगे हुए देखे हुए ना, काफी घरों के ऊपर लगे रहते हैं, जिससे उसमें सोलर वोल्टेइक सेल रहता है और वो ट्रैप कर लेता है सोलर एनर्जी को, और उससे बिजली प्रोड्यूस होती है। और सारे सोलर सेल्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो सोलर पैनल कहा जाता है, ठीक है ना। सोलर पैनल जब बहुत सारे सोलर सेल्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी भी इनएग्जॉस्टिबल है। इनएग्जॉस्टिबल मतलब ये कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। विंड मिल्स आपने देखा ही होगा, विंड मिल्स का ज्यादातर बेसिकली जो है पानी के इरिगेशन के अंदर भी इसका यूज होता है। अब न्यूक्लियर पावर के बारे में बात कर सकते हो आप। न्यूक्लियर पावर क्या है, जो एनर्जी आपको न्यूक्लियर के अंदर स्टोर रहती है, उसको न्यूक्लियर पावर एनर्जी करते हैं। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर आर यूएसए, यूरोप। इंडिया के अंदर कहां पर है, राजस्थान में है, ठीक है, झारखंड है, जहाँ पे यूरेनियम और थोरियम के डिपॉजिट्स हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, यूरेनियम और थोरियम के डिपॉजिट्स इंडिया के अंदर राजस्थान और झारखंड के अंदर है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन कलपक्कम, तमिलनाडु, इवन 10th के एग्जाम्स में भी आता है ज्योग्राफी में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है, कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश,
नरोरा वाला भी ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन काफी फेमस है, और कैगा इन कर्नाटका काफी कॉन्फ्लिक्ट में रहा है कैगा वाला, ठीक है ना। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, जो हीट एनर्जी हमको अर्थ से हम ले रहे हैं, जैसे पानी के साथ, है ना, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेस स्टेडली। ये तो आप जानते हो, जितने गहराई में हम जाते हैं उतना ही आप टेम्परेचर ज्यादा मिलता है धरती के अंदर, राइट। तो समटाइम्स दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, और यही एनर्जी कभी कभी हॉट स्प्रिंग के रूप में बाहर आ जाती है। जो पानी के झरने की बात करें, गर्म पानी का झरना आपने सुना होगा। तो अगर बात करें ये इंडिया के अंदर, तो पुग्गा वैली के बारे में बात होती है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पुग्गा वैली इन लद्दाख, ये सब ये है। फिर बायोगैस का भी देख लेना। फिर इसके बाद में जितने भी एमसीक्यूज आपकी बुक के अंदर दिए हैं, इनके ऊपर भी एक बार आप नजर मार लेना, ठीक है ना। बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, इन सबको आप कन्वर्ट कर सकते हो गैस के अंदर, इसी को बायोगैस बोलते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल्स एंड एनिमल डंग, kitchen waste can be converted into gaseous fuel called biogas. Simple. The organic waste is decomposed. कैसे डिकम्पोज होगा? बैक्टीरिया करेंगे, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के करने के बाद में क्या होगा? मीथेन का प्रोडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली है। तो बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल का भी काम करती है फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग, लाइटिंग, और इस जो बाकी और वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको आप एज ए मैन्यूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही आज आपका मिनरल एंड रिसोर्सेस का चैप्टर है, जिससे कि आपको आज हमने पूरा चैप्टर आपका रिवीजन कर लिया है। इन केस यू डू हैव एनी डाउट, तो हमारी आज ही लाइव क्लास भी होगी, तो लाइव क्लास के अंदर भी हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो कलेक्ट योर डाउट्स एंड कम इन लाइव क्लास विद दिस डाउट्स। वी will try to take as much as questions we can take in the limited period of time, right? See you, bye, stay home, stay safe, thank you.